1977 की बात है। दोपहर का समय, पटना का मशहूर इंडिया कॉफी हाउस। यहाँ रोज की तरह बहसों का शोर था। कहीं राजनीति, कहीं समाज, तो कहीं देश के भविष्य पर चर्चा। इसी भीड़ के बीच एक कोने में बैठे थे दो दोस्त। उनमें से एक अभी अभी विधानसभा का चुनाव हार चुका था। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेचैनी और दिल में जलता हुआ एक सपना। बहस जैसे जैसे आगे बढ़ती, वो नौजवान अचानक मेज पर एक जोर से मुक्का मारता है और ऐलान करता है, देखना, एक दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं सत्ता हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब सत्ता मिलेगी तो काम भी ऐसा करूंगा कि लोग याद रखेंगे। उस वक्त शायद वहां बैठे किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन ठीक 24 साल बाद 3 मार्च 2000 राजभवन का वो ऐतिहासिक पल, वही नौजवान अब राज्यपाल के सामने खड़ा है और शपथ ले रहा है। मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यानी कॉफी हाउस की वो गुस्से भरी आवाज अब सत्ता के गलियारों में गूंज बन चुकी है। ये कहानी एक ऐसे नेता की जो पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहा, जिसके राजनीतिक पतन का शोक गीत कई बार लिखा गया, लेकिन हर बार वो फिर खड़ा हुआ। ये कहानी उस नेता की जो राजनीति में ऐसी करवट लेता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चौंक जाते हैं। ये कहानी उस शख्स की जो अपने पहले 2 चुनाव हार जाता है और राजनीति छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वही आदमी नई रणनीति के साथ लौटता है और पूरे बिहार की राजनीति को बदल के रख देता है। ये कहानी उस बेटे की भी है जिसके पिता कांग्रेसी थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया और उसी अपमान ने बेटे को समाजवाद की राह पर ढकेल दिया। लोहिया का समाजवाद, जेपी का आंदोलन और सत्ता तक पहुंचने का एक लंबा संघर्ष। यही नेता एक समय नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देता है, उन्हें सांप्रदायिक करार देता है और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ देता है। फिर वो अपने पुराने दोस्त और बाद में सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लेता है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। वो हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रही। तो आखिर कौन है नीतीश कुमार? क्या है उनकी असली राजनीतिक जमीन? रणनीति के मास्टर या सत्ता के खिलाड़ी? अगर बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाए तो क्या नीतीश कुमार उसके हेडमास्टर हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है दी लोकसभा के खास शो सियासी किस्सा में। मैं हूं आपके साथ सुनीता। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे से, नाम बख्तियारपुर। यहीं 1 मार्च 1951 को जन्म हुआ नीतीश कुमार का। एक साधारण परिवार, पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक, लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, वो आजादी की लड़ाई और कांग्रेस की राजनीति से भी जुड़े हुए थे। यानी राजनीति का बीज नीतीश कुमार को विरासत मिला था। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी एक मोड़ लिया जब उनके पिता को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का टिकट देने से इनकार ही कर दिया। अपमान, निराशा और एक अधूरा सपना, ये सब नीतीश कुमार ने बहुत करीब से देखा और शायद यहीं से उनके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या राजनीति सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है? नीतीश कुमार पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। एक सुरक्षित करियर उनके सामने था, सरकारी नौकरी, स्थिर जिंदगी, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, राजनीति का रास्ता। 1970 का दशक, देश उथल पुथल से गुजर रहा था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असंतोष, और तभी शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन, जेपी मूवमेंट। इसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने युवाओं से कहा, संपूर्ण क्रांति लाओ, और ये शब्द नीतीश कुमार के दिल में उतर गए। वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए और यहीं से उनकी पहचान बनी एक जुझारू समाजवादी नेता की। अब आया साल 1973। 22 साल के नीतीश अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थे। हर माँ बाप की तरह नीतीश के माता पिता को नीतीश की शादी की चिंता थी। नीतीश की शादी के लिए एक रिश्ता आया। ये रिश्ता पास के गांव से ही आया था। लड़की का नाम मंजू था।
नीतीश ने पहले शादी के लिए आनाकानी की, लेकिन बाद में फिर वह तैयार हो गए। शादी तय हो गई, लेकिन इसी बीच नीतीश को पता चला कि लड़की वालों ने 22,000 रुपए दहेज में दिया है। ये सुनकर नीतीश कुमार गुस्से से तिलमिला उठे। नीतीश बेहद गुस्से में थे। वह लगातार बोले जा रहे थे, ये शादी नहीं हो सकती, रीति रिवाज नहीं मनाए जाएंगे, वो कोर्ट मैरिज करेंगे। ये नीतीश की जुबान में राम मनोहर लोहिया का विचार बोल रहा था। कोर्ट मैरिज तो नहीं, लेकिन बेहद सादेपन से नीतीश की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद नीतीश और उनकी पत्नी मंजू पटना से बख्तियारपुर के लिए रवाना हो गए। आगे जाकर यही नीतीश कुमार जो आज 22,000 रुपए दहेज को मना कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से 20,000 लेकर चुनाव लड़ा था। साल 1974 पटना का गांधी मैदान, जहां महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण मंच से पूरे देश को संपूर्ण क्रांति की आवाज दे रहे थे और उनकी आवाज ने नौजवानों के रक्त में उबाल ला दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से हुई। उन छात्र नेताओं में लालू यादव, सुशील मोदी, शिव आनंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे कई छात्र नेता शामिल थे। इसी में नीतीश कुमार भी थे। नीतीश के भी खून में उबाल था। कॉलेज छूट गया, इंजीनियरिंग का सपना टूटा, देश में बहुत कुछ चल रहा था। सरकार बदली। 12 जून 1975 को केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। देश में मीसा कानून लागू हो गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा लगते ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। नीतीश भी गिरफ्तार हुए, लेकिन चर्चा में नहीं आए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपातकाल की समाप्ति पर जब सारे छात्र नेता जेल से छूट गए, नीतीश जेल में ही थे। बाद में समाजवादी नेता किशन पटनायक ने उनकी बेल करवाई। नीतीश कुमार 1977 का लोकसभा चुनाव बिहार के बाढ़ संसदीय क्षेत्र से लड़ने वाले थे, लेकिन समय पर कागजात न पहुंच पाने के कारण नॉमिनेशन नहीं कर पाए। लालू यादव और रामविलास पासवान इंदिरा विरोधी लहर पर सवार होकर सांसद बन गए और नीतीश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार भोला प्रसाद से चुनाव हार जाते हैं। 1980 दूसरा चुनाव, फिर हार 2 बार लगातार। एक वक्त ऐसा आया जब नीतीश कुमार ने सोच लिया, अब बस, राजनीति मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने लगभग फैसला कर लिया था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक मौका जिसने किस्मत बदल दी। 1985 नीतीश कुमार ने एक बार फिर चुनाव लड़ा। इस बार किस्मत ने साथ दिया और वो पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। यहीं से उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, एक शांत, सोच समझकर फैसले लेने वाले नेता की। 1990 का दशक। अब नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहे, वो राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री बने। रेलवे, कृषि, परिवहन, कई अहम मंत्रालय उनके पास रहे। खासकर रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधार किए। अब कहानी में एंट्री होती है एक नई राजनीतिक साझेदारी की, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। इस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता हासिल की और पहली बार मुख्यमंत्री बने। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। नीतीश ने अपने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के आयोजन के लिए राजभवन की बजाय गांधी मैदान का चुनाव इसलिए किया ताकि पूरे बिहार को एक संदेश दिया जा सके। नीतीश ने जैसे ही कहा, मैं नीतीश कुमार, पूरा गांधी मैदान नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यह नीतीश थे और ये थी उनके गांव कल्याण बीघा से पटना के एक अड़े माड़ तक की यात्रा। 2009 की लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। उनका फोकस साफ था, कानून व्यवस्था सुधारना, सड़कों का निर्माण, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा, और यहीं से उन्हें नाम मिला सुशासन बाबू। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ विकास नहीं बल्कि निर्णय इतिहास लिखने वाला था। 2005 से लेकर 2013 तक बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ बना रहा। सब कुछ स्थिर दिख रहा था, लेकिन राजनीति में स्थिर कुछ भी नहीं होता है। दिल्ली से एक नाम उभर रहा था, नरेंद्र मोदी।
बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना शुरू किया और यहीं से नीतीश कुमार असहज होने लगे। उनका मानना था देश को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन मोदी की छवि को लेकर नीतीश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। कारण विचारधारा। उन्होंने मोदी को सांप्रदायिक बताया और 17 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया। ये सिर्फ गठबंधन टूटना नहीं था, ये एक बड़ा राजनीतिक दांव था। लेकिन इस फैसले का असर जल्दी दिखा। 2014 लोकसभा चुनाव, जेडीयू को बड़ा झटका लगा। सीटें घटी, जनाधार कमजोर पड़ा और पहली बार नीतीश कुमार की राजनीति डगमगाती नजर आई। नीतीश अकेले थे। उनको लग रहा था वह मोदी से टक्कर ले जाएंगे, लेकिन ये साल तो नरेंद्र मोदी की लहर का साल था। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू के पास सिर्फ 2 आई। ये नीतीश की जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। नीतीश ने इसके बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और ये कहा, इस हार की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, और जितिन राम मांझी को कुर्सी दे दी। लेकिन यहाँ एक किस्सा है जो लोग अक्सर सुनाते हैं। मांझी कुर्सी पर बैठे और थोड़े दिनों में मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, और वो मुख्यमंत्री खुद को मानने और समझने भी लग गए थे। अपने फैसले करने लग गए क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थे। नीतीश को पूछना बंद कर दिया। नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आया। नीतीश ने विधायकों की बैठक बुलाई, मांझी को सीएम की कुर्सी से हटाया और वापस मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में एक मजाक चला, कुर्सी नीतीश ने दी थी, कुर्सी नीतीश ने ले ली, मांझी बीच में बस बैठे रह गए। अब आता है इस कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़। लालू प्रसाद यादव, वो नेता जिनके खिलाफ नीतीश कुमार ने सालों तक राजनीति की, जिन्हें उन्होंने जंगल राज का प्रतीक बताया, अब उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। 2015 जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस महागठबंधन बना और इस गठबंधन का चेहरा बने नीतीश कुमार। चुनाव हुआ और नतीजे सबको चौंकाने वाले थे। महागठबंधन ने भारी जीत हासिल की और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अब पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये विचारधारा की जीत थी या सत्ता की मजबूरी? क्योंकि जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार लड़े थे, अब वो उसी के साथ सत्ता में खड़े थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल बाद यानी 2017 में लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जमीन घोटाले में उनके नाम आए। नीतीश ने कहा, जब तक नीतीश तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते सरकार नहीं चल सकती। लालू ने मन बना लिया और साफ मना कर दिया कि नहीं हटेंगे। फिर नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया, महागठबंधन से इस्तीफा और फिर बीजेपी के साथ वापसी की। सब कुछ ही घंटों में बदल गया। सुबह तक वो लालू यादव के साथ थे, शाम होते होते वो बीजेपी के साथ सरकार बना चुके थे। यही वो पल था जब उन्हें नाम मिला पलटू कुमार। अब सवाल और गहरा हो गया, क्या ये सब एक मास्टरी स्ट्रैटेजी थी या सिर्फ सत्ता में बने रहने की कला? कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार हर चाल सोच समझ कर चलते हैं, तो कुछ कहते हैं वो बस वक्त के हिसाब से रंग बदलते हैं। और फिर आता है साल 2022। नीतीश बदल चुके थे, पुराने वाले नीतीश नहीं रह चुके थे। बीजेपी से नीतीश नाराज हो गए, कहा सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी में दखल हो रहा, आरएसएस की दखल अंदाजी है, केंद्र बिहार को उचित हिस्सा नहीं दे रहा। और एक सुबह फिर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लालू के साथ वापस दोस्ती का दावा कर दिया कि साथ आ चुके हैं। बिहार में एक मर्तबा फिर से महागठबंधन की सरकार थी। इस बार बिहार के लोगों ने ज्यादा ताज्जुब नहीं किया क्योंकि अब उन्हें आदत हो गई थी। लेकिन एक नई भूमिका मिली नीतीश कुमार को, विपक्षी एकता के सूत्रधार बने। इंडिया गठबंधन के पहले बीच पटना में नीतीश कुमार ने रोपे। पटना में बैठक बुलाई, देश के बड़े बड़े नेता पहुंचे। नीतीश एक राष्ट्रीय भूमिका के लिए तैयार हो रहे थे। चर्चा चलने लगी कि नीतीश इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। पूरे विपक्ष को एक छतरी के नीचे नीतीश कुमार ने ला खड़ा किया मोदी के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार प्रेडिक्टेबल नहीं थे। पेट वाले दांत तो फिर से निकले और इस बार गठबंधन को ही काट लिया। 2024 का लोकसभा चुनाव से
ठीक पहले नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के अपना पाला बदल लिया। लोगों को ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि नीतीश कुमार के इस रूप में अब स्वीकारा जा चुका था। सब जानते थे वो सबके दोस्त हैं और सबके दुश्मन। पोस्टर लगे, नीतीश सबके हैं। अब एक स्मार्ट कोर पॉलिटिशियन। 2024 का लोकसभा चुनाव आया। बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई। नीतीश कुमार को 12 सीटें मिली, जो दिल्ली में मोदी सत्ता की सांसों के लिए जरूरी हो गई। नीतीश अब किंग मेकर की भूमिका में थे, पहले से ज्यादा घातक और पहले से ज्यादा मजबूत। दिल्ली में सरकार बनी नीतीश कुमार के बिना बन नहीं सकती थी। नीतीश ने मुस्कुराते हुए दिल्ली को दिल दे दिया। बदले में पार्टी के लिए मजबूत मंत्रालय ले लिया। जनता मुस्कुराती है जैसे कि वो जानती हो ये तो होना ही था। नीतीश कुमार का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। नीतीश कुमार ने कुछ फैसले ऐसे किए जो बहस का हिस्सा बन गए, जो विवादों में रहे, बिहार के लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। उसमें से एक था बिहार में पूर्ण शराबबंदी का, जो साल 2016 में लिया गया। कहा गया कि बिहार की महिलाओं के लिए ये और है, और महिलाएं खुश भी हुई हैं क्योंकि बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अब उसी फैसले की जिसकी तारीफ हो रही थी, बिहार की महिलाओं ने उसे जिसके नाम पर वोट दिया, वो आगे चलकर ही उनके ऊपर आलोचना का कारण बन गया। छपरा में हादसे हुए, सारण में हादसे हुए, दर्जनों लोग जहरीली शराब पीकर मारे गए। पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत से शराब का धंधा चलाने का आरोप लगा। कानून जो बना वह सही तरीके से लागू नहीं हुआ। नीतीश अड़े रहे, कहते हैं कि नियत सही है, शराब जो जहरीली पिएगा वो तो मरेगा ही। लेकिन ये बिहार को वैचारिक रूप से बांट गया क्योंकि आधे लोग चाहते थे कि शराबबंदी लागू रहे और बहुत सारे लोग चाहते थे कि शराबबंदी को हटा दिया जाए क्योंकि ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं है। बिहार जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि नीतीश ने क्या किया, तो उनकी जुबान पर पहला शब्द आएगा सड़क दिया। ये नीतीश कुमार की असली विरासत है। बिहार में जो सड़कें बनी, जो पुल बने, हालांकि बहुत सारे पुल टूटे और बनने से पहले ही टूट गए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन फिर भी गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का जो क्रेडिट आता है वो नीतीश कुमार के हिस्से आता है। गंगा पर पुल बना, जो बिहार कटा हुआ था, जो बहुत हद तक दूर था, उनको बिहार से जोड़ना, इधर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने में, उसके बीच ट्रांसपोर्टेशन में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा। लड़कियों की शिक्षा के लिए नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा। बच्चियों के लिए जो साइकिल योजना चलाई गई वो भी नीतीश कुमार ने ही चलाई। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद नीतीश की आलोचना भी बहुत सारी होती है और उनमें से सबसे बड़ी आलोचना है कि वो पलायन को नीतीश कुमार नहीं रोक पाए। ये वो दर्द है जो बिहार का सबसे बड़ा श्राप है। बिहार के लोग दूर दराज के शहरों में जाकर के नौजवान आज भी मजदूरी कर रहे हैं। कई सारे शहरों में, पंजाब, महाराष्ट्र, कई जगहों पर, तमिलनाडु में, हर जगह आपको बिहार के लोग मिलेंगे मजदूरी करते हुए। और ये जो कुचक्र है बिहार तोड़ ही नहीं पाया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। दादा मजदूर, बेटा मजदूर, पोता मजदूर, रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं लगे और इसकी आलोचना नीतीश कुमार के हिस्से पुरजोर तरीके से आती है। नीतीश कुमार के हिस्से कुछ और विवादित किस्से हैं। बता दें कि 15 दिसंबर 2025 को पटना में आयोजित एक नियमित सरकारी समारोह के दौरान नवनियुक्त आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा कृत्य किया जिसकी गूंज समारोह स्थल की सीमाओं से कहीं अधिक दूर तक सुनाई दी। एक वीडियो में जो तेजी से वायरल हुआ, कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के नकाब यानी चेहरे का नकाब की ओर इशारा करते हुए, ये क्या है, जैसे कुछ बुदबुदाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हाथ बढ़ाकर खुद ही नकाब नीचे खींच देते हैं। डॉक्टर स्तब्ध और व्यथित दिखाई दी, जबकि कुछ दर्शक हंस रहे थे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जो कि आज बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को जान तक से मारने की धमकी पाकिस्तान से मिली थी। इस वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। ऐसे ही सार्वजनिक समारोह में कहीं अपर मुख्य सचिव के सिर पर गमला रखते हुए दिखाई दिए और वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था। तो कभी सदन में राबड़ी देवी से उलझते नजर आए। एक किस्से की बात करें तो राष्ट्रगान के दौरान जब नीतीश कुमार एक
अफसर से बात करने को लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गए थे, तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से भी सलाहियत जारी कर दी गई। राबड़ी देवी ने कहा, अगर नीतीश कुमार की तबीयत खराब है तो अपने बेटे निशांत को ही मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते। ये भी देखा गया कि सदन में राबड़ी देवी से अक्सर भाषा विवाद नीतीश कुमार का चलता ही रहा है। फिर आया साल 2026, जब बिहार की राजनीति ने करवट ली। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से दूरी बनाने का फैसला लिया। ये फैसला पार्टी बदलने या एनडीए से मनमुटाव का नहीं था, ये फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला था। वजह थी दिल्ली। 37 साल पहले जहां थे वहीं पहुंचे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। इस्तीफे के साथ ही बिहार से नीतीश युग का अंत हो गया। 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश ने कहा था, अब हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। 1989 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने। अब वे फिर से वहीं पहुंच गए जहां वे 37 साल पहले खड़े थे, यानी संसद। हालांकि इस बार वो राज्यसभा सांसद बने हैं। कॉलेज के दिनों में लालू प्रसाद यादव के लिए पोस्टर चिपकाने वाले इंजीनियर मुन्ना, जेपी आंदोलन में पुलिस की गोली से बाल बाल बचे एक जिद्दी आंदोलनकारी, और अब तक 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके एक राजनेता अब राज्यसभा पहुंच चुका है। तो एक तरफ एक नेता जो खुद को समाजवादी कहता है, दूसरी तरफ वही नेता बार बार अपनी राजनीतिक दिशा बदलता है, कभी साथ, कभी विरोध, कभी समझौता, तो कभी सीधा टकराव। नीतीश कुमार ये नाम सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पहेली का नाम बन चुका है। कभी उन्हें कहा गया सुशासन बाबू, कभी पलटू कुमार, लेकिन इन दोनों के बीच एक सच और छिपा है। वो सच जो शायद हर सफल नेता के पीछे होता है, सत्ता, जिसे पाने के लिए रणनीति बदलनी पड़ती है, रिश्ते बदलने पड़ते हैं और कभी कभी अपने ही फैसलों से पलटना पड़ता है। अब सवाल आपसे है, क्या नीतीश कुमार एक दूरदर्शी रणनीतिकार हैं या सिर्फ सत्ता में बने रहने के माहिर खिलाड़ी? क्या उनकी राजनीति समय के हिसाब से ढलने की कला है या सिद्धांतों से समझौते की कहानी? क्योंकि राजनीति में सही और गलत उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है आप कब क्या फैसला लेते हैं। और शायद यही वजह है कि इतनी बार गिरने के बाद भी नीतीश कुमार आज भी खेल में कायम है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए शो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही सियासी किस्सों के लिए देखते रहिए दी लोकसभा।